मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं कि मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की जो बात होती है और उसके साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री की बात होती है, तो देखिए यहाँ पर जो मिडल हिस्ट्री होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनके लिए, और साथ ही साथ जो कि एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उन दोनों ही साइड्स के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो डिस्टेंस जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं बीए, वे भी पूरा वीडियो देखेंगे, और उसके साथ ही साथ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो कि कहीं के एंट्रेंस का फॉर्म भरने वाले हैं या तो भर चुके हैं, CUET के अंतर्गत जान रहे हैं कि आप लोग का इस बार एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्जाम का, तो डिस्टेंस इन सभी प्रश्नों को सीरीज को एक बार आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। तो हम लोग का पहला जो प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो डिस्टेंस पुराणों की संख्या की बात हो रही है, तो देखिए पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। दूसरा हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक पुराण कितने प्रकरणों में विभक्त है। तो डिस्टेंस प्रत्येक पुराण जो है वो 5 प्रकरणों में विभक्त है। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो डिस्टेंस जो ऋग्वेद है, जिसे हम लोग ऋग्वेद संहिता बोलते हैं, तो वही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। चौथा हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है। तो कल्हड़ जो थे डिस्टेंस, उन्हीं के द्वारा जो लिखी गई थी, राज तरंगिणी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, हर्षचरित के रचनाकार कौन है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, हर्षचरित के रचनाकार कौन है। तो डिस्टेंस इनका नाम जो है वो बाणभट्ट जी हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में और आपके जो सेमेस्टर वाइज पेपर है उनके में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। MGKBB के लिए डिस्टेंस जानते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जो संबद्ध होंगे बच्चे उनके लिए तो समझिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सेशन है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो पांचवा आप लोग का प्रश्न हो गया। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। एक बार फिर से सुनिए, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के लेखक कौन है। तो डिस्टेंस का नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। सातवां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था। तो डिस्टेंस कुत्ता जो है वह मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु था, और जानते हैं कि कितना ज़्यादा वफादार कुत्ता होता है। डिस्टेंस तो उसके बाद मनुष्य ने कितने ही पशुओं को पाला है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आज तक देखा जाए तो कुत्ता जो है वो पालतू जानवरों में सभी लोगों की प्रथम चॉइस होती है। आठवां हम लोग का देखिए प्रश्न है, कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, तो RD बनर्जी जो डिस्टेंस है वो पुरातत्वविद्ता जो है उन्हीं के द्वारा मोहनजोदड़ो के उत्खनन के रूप में प्रमुख भूमिका में निभाए। कौन, RD बनर्जी जी। डिस्टेंस से फटाफट शेयर करिए ताकि मैं आप लोग के लिए और भी परिश्रम के साथ बेहतर से बेहतर मैं आप लोग की चीज़ें कर सकूँ। ठीक है डिस्टेंस, तो नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो वे लोग पशुपति की पूजा करते थे। दसवां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो डिस्टेंस जो लोहा था वो उन लोगों से उससे वो क्या थे, लोग अपरिचित के रूप में बात की जाती है ना। ठीक है ना, ये जो महत्वपूर्ण बात आपका प्रश्न हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो में प्रमुख सार्वजनिक स्थल के रूप में जो था वो वहाँ के जो स्नानागार थे, विशाल स्नानागार, वो प्रमुख रूप से सार्वजनिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। पढ़ाऊँगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी, जुनू मेरा तुम्हें पढ़ाना, टॉप कराना, रैंक बनाना, यही है जिंदगी। ओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, करते रहो इसे शेयर। तो डिस्टेंस इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते हम लोग 12वें प्रश्न की ओर, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। देखिए लंबा सेशन हो जाता है तो आप लोग बोर ना हो, इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे माहौल भी बनाना जरूरी रहता है। तो 12वां देखिए प्रश्न डिस्टेंस, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं डिस्टेंस। ठीक है, 13वां लोग का प्रश्न है, किस पुरातत्वीय स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। तो डिस्टेंस जो पुरातात्विक स्थल में जो कालीबंगा है वहाँ से ही खेतों को जोतने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। 14वां लोग का प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है। डिस्टेंस देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर चली गई हैं, वो पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, जब भारत का बंटवारा हुआ, ठीक है डिस्टेंस, तब पाकिस्तान में ही सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका प्रमुख रूप से चला गया। 15वां हम लोग का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। तो डिस्टेंस जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रमुख इमारत के रूप में वहाँ के जो बृहद स्नानागार थे वही वहाँ की बड़ी इमारतों में गिने जाते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 15। डियर स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन है और सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसे शेयर जरूर कर दें, और जो तैयारी करने वाले बच्चे उन सभी लोगों पर भी शेयर कर दें क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है ये वीडियो। 16वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ। तो सन जो 2000 ईसा पूर्व के समय क्या हुआ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो ह्रास
मतलब धीरे धीरे वहाँ पर क्या समाप्ति की ओर जाने लगा ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो ह्रास कब हुआ, 2000 ईसा पूर्व। 17वां हम लोग का प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है? तो डिस्टेंस उस सैंधव स्थल का नाम है धौलावीरा। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो डिस्टेंस 1028 टोटल जो है सूक्तियाँ हैं कहाँ पर? ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद ही है ये डिस्टेंस, ये भी बात याद रखिएगा वेदों में। 19वां हम लोग का प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में? डिस्टेंस तो वो ऋग्वेद में है, ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और जो गायत्री मंत्र है आप लोग का ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है डिस्टेंस। तो ये जो आप लोग का गायत्री मंत्र है ये जो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद जानते हैं कि जो वेद है वो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां आपका प्रश्न है, प्राणों की संख्या कितनी है? 18 है। निरसंस ये प्रश्न आप लोग का रिपीट कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी आप लोग की बेहतर होगी। कुछ प्रश्न रिपीट मिलेंगे, लेकिन समझ लीजिए वो बेस्ट प्रश्न होंगे। जो प्रश्नों को अगर दोबारा शामिल कर दिया गया वो और भी इंपॉर्टेंट है। 21वां हम लोग का प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि जी हैं, ठीक है ना। वो प्रकांड विद्वान एक जो थे पाणिनि जी, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। 22वां हम लोग का प्रश्न है, पाणिनि कौन थे? तो ये व्याकरण के विद्वान थे। डिस्टेंस महत्वपूर्ण रूप से जो संस्कृत व्याकरण की बात होती है तो पाणिनि का नाम उसमें अवश्य आता है। तो पाणिनि कौन थे? वो व्याकरण के विद्वान थे। 23वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर इंद्र देव हो जाएगा, ठीक है ना, इंद्र थे। 24वां हम लोग का प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश था? तो हर्यक वंश जो था वो मगध का प्रथम राजवंश था। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में। हम लोग 25वें प्रश्न की ओर, बिंबिसार किस कुल से संबंधित था? तो डिस्टेंस जो था बिंबिसार वो हर्यक कुल से संबंधित था, याद रखिएगा। और हर्यक वंश से ही देख रहे हैं आप लोग का कि जो स्टार्टिंग हो रहा है ना मुगल, जो यहाँ पर आपका मगध साम्राज्य की बात हो रही है। 26वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है बिंबिसार। तो जो राजा बिंबिसार रहे हैं उन्हीं के समय में मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है इन्हीं को याद किया जाता है। 27वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, अजातशत्रु के साम्राज्य की राजधानी थी? अजातशत्रु के साम्राज्य की राजधानी थी जो थी डिस्टेंस वो राजगिरी थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो डिस्टेंस उनका नाम क्या था? उदयन था। 29वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, नंद शासक किस धर्म के पोषक थे? प्रश्न को सुनिए ध्यान से। 29वां प्रश्न, नंद शासक किस धर्म के पोषक थे? तो डिस्टेंस वो जैन धर्म के पोषक के रूप में याद किए जाते हैं। चलिए डिस्टेंस हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30वें प्रश्न को। देखिए 30वां हम लोग का प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो डिस्टेंस पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में बिंबिसार का नाम जो होता है वो याद किया जाता है। 31वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो डिस्टेंस वो जैन धर्म के अनुयायी थे। जानते बौद्ध धर्म और जैन धर्म था वो भी उस समय बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था अपने। तो जैन धर्म थे डिस्टेंस वो किसको उसने अपनाया हुआ था? उदयन ने, ठीक है। 32वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, कौन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? डिस्टेंस जो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी उसका नाम है राजगिरी। 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो डिस्टेंस यहाँ पर घनानंद जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, मौर्य वंश का संस्थापक था? देखिए डिस्टेंस मौर्य वंश जो है बहुत ही हाईलाइटेड, ये बहुत ही चर्चित वंश रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मिडिल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सिंह थे और उनके जो गुरु चाणक्य थे। तो ये दोनों लोगों से रिलेटेड जो प्रश्न है वो अक्सर कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा और भविष्य में पूछा जाएगा और पूछता भी है, पूछता भी था, पूछता भी है, पूछता भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मौर्य वंश का जो है उस हेडिंग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, देखते हैं 35वें प्रश्न को। देखिए 35वां का प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के रचनाकार थे? तो कौटिल्य जो है डिस्टेंस वही अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। 36वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, इंडिका पुस्तक किसकी लिखी है, या तो किसके लेखक हैं या कौन कृति है इसके कृति के रूप में याद की जाती है? तो मेगास्थनीज है, ठीक है डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया हुआ था ना, तो उसने जब यहाँ पर आया हुआ तो इंडिका के नामक पुस्तक की रचना की जिसमें इंडिया के बारे में बताया गया और उसके साथ ही साथ मौर्य वंश के भी विशेषताओं को बताया गया था उसमें। 37वां हम लोग का प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? विशाख दंत, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37। 38वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्टेंस प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। 39वां हम लोग का प्रश्न जाएगा, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो डिस्टेंस कौटिल्य। अभी देखिए 35वां प्रश्न भी आप लोग का नहीं संबंधित है, तो हेडिंग के वाइज देखिए आप लोग को छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है, अति लघु दिख रहा है, लेकिन इसमें इन प्रश्नों को जोड़ के आप अपना लघु और अति लघु और दीर्घ उत्तरी भी अपना तैयार कर सकते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? डिस्टेंस कौटिल्य था, ठीक है। कौटिल्य जानते हैं किनके गुरु थे? बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, जल्दी बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये प्रश्न संख्या 39। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 40वें प्रश्न को। चंद्रगुप्त के शासनकाल में किस झील का निर्माण किया गया था? तो डिस्टेंस यहाँ पर सुदर्शन झील की बात होती है ना। 41वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो डिस्टेंस 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो था राजगद्दी पर विराजमान हुआ।
42वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, देखिए आप प्रश्न के रूप मैंने शामिल भी कर लिया है। कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं ना, तो ये बहुत ही चाणक्य नीति बहुत आप लोग पढ़े होंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 42वां प्रश्न आपका। 43वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त होता है? तो अशोक के अभिलेखों को ड्यूरेशन सबसे पहले जो पढ़ने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 43वां प्रश्न जो है देखिए सम्राट अशोक से संबंधित है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम लोग 44वें प्रश्न की ओर। देखिए 44वां हम लोग का प्रश्न क्या है, अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वां देखिए जो उल्लेख है उसमें कलिंग विजय का बात होती है, और कलिंग युद्ध के बाद ही जानते हैं कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था सम्राट अशोक ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एडिशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना रही है ना। 44वां प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए सभी जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 44वां हम लोग का प्रश्न, इसका लाभ आपके सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम भी देखने को मिलेगा, आपके इंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। जैसे इस प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। 45वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? उसने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। 40वां हम लोग का प्रश्न है, प्रियदर्शी दूसरा नाम किसका था? तो सम्राट अशोक को ही प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, सम्राट अशोक को ही प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। 47वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो डिस्टेंस अभिलेख की बात होती है कि विचारधाराओं को लिखा जाता था ना, जो पत्थरों पर जो लिखते नहीं देखते हैं कि वहाँ पर खोद कर खुदाई के द्वारा लिखा जाता है, जो लेखनी उस पर, तो देखिए अभिलेख होते हैं वो। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा लिखी गई डिस्टेंस वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये 47वां प्रश्न है आपका और इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग 48वें प्रश्न की ओर। संघमित्रा पुत्री थी, तो डिस्टेंस संघमित्रा जो थी वो सम्राट अशोक की पुत्री थी, और ये नाम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को ही भेजा था, ठीक है ना। वो कहा जाता है ना अपने पुत्री और पुत्र को भेजा था उसने, तो देखिए यहाँ भेजा हुआ था, ठीक है, ये इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त किया था? तो 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। कलिंग जो प्लेस है वो उड़ीसा में एक जगह था, ठीक है, तो उसने वहाँ पर विजय प्राप्त की हुई थी, और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग मारे गए थे, इसलिए ये घटना जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। उसके बाद नरसंहार या जो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी उस समय अशोक की, तो एकदम टूट चुका था अशोक। उसने इतने बड़े नरसंहार को देखकर वो उसका दिल बहुत द्रवित हो गया बाद में, तो वो बाद में परिवर्तित रूप में हो गया, तो उसे बाद में इस चीज़ का बहुत पश्चाताप हुआ। तब देखिए उसने मतलब अहिंसा के मार्ग को अपनाया, फिर वहाँ से देखा गया बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप लोगों का। 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, ठीक है। 51वां नंबर का प्रश्न जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51वां नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या है, फायान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो था वो फायान जो चीनी यात्री था वो भारत आया हुआ था। देखिए कौन से चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आपने मेगास्थनीज को देखा, पिछले प्रश्नों में सुना था, और यहाँ पर देखिए फिर आपका फायान भी आए हुए हैं। तो फायान किसके शासनकाल में आए हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 53वें प्रश्न की। मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रश्न है, विशाखदंत ना, ये प्रश्न पूछा गया है, और इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल भी किया हुआ है। 54वां का प्रश्न क्या हो जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई? तो गुप्त काल में ड्यूरेशन जो है उससे हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और गुप्त काल भी जो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण कालों में एक है। 55वां का प्रश्न क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन भारत का नेपोलियन किससे जाता है? समुद्रगुप्त, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज का परीक्षा हो जाए, ठीक है, ड्यूरेशन तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 56वां का देखिए प्रश्न क्या है, समुद्रगुप्त पुत्र था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था ड्यूरेशन उनका नाम समुद्रगुप्त था। डियर स्टूडेंट्स, इसे अपने क्लासमेट पर जरूर कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि डीजे सर चैनल जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल मिलते हैं बहुत रेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सभी विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए इस चैनल का लिंक उसे शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते हम लोग 97वें प्रश्न की ओर। गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना करने का श्रेय वो श्री गुप्त जी को जाता है। 58वां हमको देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो हरिशरण नाम के जो कवि थे उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हुई थी। 59वां हमको देखिए प्रश्न हो जाएगा, किस गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के को चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ड्यूरेशन उसने ही देखिए सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों को चलाने का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। 60वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, मौर्य किस जाति के थे? तो मौर्य जो थे वो ड्यूरेशन वो क्षत्रिय जाति के थे। डियर स्टूडेंट्स, और भी कोई महत्वपूर्ण आपको सूचना चाहिए तो 950 690 200 का इस्तेमाल कर आप लोगों को ये नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो ये नंबर से आप जुड़िए, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखे तब आप लोगों को फिर इस पर आप लोगों की व्यवस्थाएं जो होगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। बढ़ते हम लोग 61वें प्रश्न की ओर। देखिए 61वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, राजपूतों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? युद्ध में हाथियों का अधिकता जो होता था, वही राजपूतों की पराजय का प्रमुख कारण बनता था।
62वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गोरी को देखिए याद किया जाता है, मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक के रूप में मोहम्मद गोरी को याद किया जाता है। 63वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था उसने आक्रमण, ठीक है ना, और अपने मन का लूट के लेकर गया यहाँ से। महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ये बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 64वें प्रश्न को। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। 65वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले कौन थे? तो अरब के लोग थे, उन्होंने सर्वप्रथम देखिए प्रवेश करने वाले व्यक्तियों में उन्हीं को याद किया जाता है। तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले कौन थे? अरब के लोग थे। 66वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, तहकीक हिंद, जिससे हम लोग किताब उल हिंद की भी बात करते हैं, की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है अल-बरूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 67वें प्रश्न को। देखिए 67वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो उनका नाम था मीर कासिम। 68वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो चौहान वंश से संबंधित थे। 69वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध था, जो कन्नौज का युद्ध 1194 में जो हुआ था, उसी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 69। बढ़ते हम लोग अब 70वें प्रश्न की ओर। देखिए 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के मध्य जो हुआ था, वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 71वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, जिसमें कि क्या हुई थी, वो यहाँ पर मोहम्मद गोरी हार गया था डिविशंस, और यहाँ पर जब 72वां सन जब हुआ तो तराइन का द्वितीय जब युद्ध लड़ा गया तो 1192 में, तो इसमें मोहम्मद गोरी को सफलता मिल गई, ठीक है। और ये जयचंद के ही सहायता से मिली थी। और जयचंद जो था डिविशंस, मैं आप थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, जयचंद जो था वो ससुर था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। तो इसने वहाँ पर उसकी जो पुत्री थी संयुक्ता, तो उसको उसने क्या किया था, यहाँ पर लेकर आए हुए थे संयुक्ता को। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसमें युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इन लोगों के बीच में विवाद हो गया था। उन्हीं के वजह से जो जयचंद था वो जाकर मोहम्मद गोरी से मिल चुका था, तो उसने मिलकर फिर इसमें पराजित करने में देखिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये दोनों ही युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं डिविशंस, ये जो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 द्वितीय युद्ध, जिसमें 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजय मिली थी और साथ ही साथ 1192 में उसको विजय मिली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 73वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 74वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किस चालुक्य नरेश ने करवाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। 75वां हम लोग का प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने 6 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहीं पर ह्वेनसांग ने 6 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 76वें प्रश्न की। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो यहाँ पर बात होती है हर्षवर्धन की, ठीक है ना। ये हर्षवर्धन जो सम्राट थे वही भारतीय प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो था वो हर्ष था, ठीक है। सम्राट हर्ष की बात होती है, राजा हर्ष की बात होती है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? कन्नौज थी, ठीक है। 78वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जी जो थे वही कादम्बरी के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं 79 प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट की बात होती है इसमें। 80वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये महायान की बात होती है। कौन सा चीनी तीर्थयात्री हर्ष के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो कौन से जो यात्री थे, चीनी तीर्थयात्री जो भारत किसके शासनकाल में भारत आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और 3-4 नाम जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका 81वां प्रश्न है, 81वां प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आप लोग को एक बात बता दूं कि देखिए ये जो प्रश्नों की सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे देने वाले होंगे उनके लिए, और उसके साथ साथ जो किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आप किसी भी महाविद्यालय का, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सेशन। तो और डिस्टेंस उसके साथ ही साथ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है डिस्टेंस, यदि आप इसको पढ़ते हैं इन सभी प्रश्नों की सीरीज को, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे, और ये एक बहुत ही बड़ा महामैराथन है डिस्टेंस। तो इस महामैराथन को सफल बनाने के लिए आप लोग भी अपना योगदान जरूर कीजिए, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लगभग 90 से 100 प्रश्नों का जो एक कलेक्शन लाया गया, टोटल एग्जैक्ट 90 प्रश्न एडिशंस और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की और। गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो विष्णु एवं शिव की पूजा होती है ना, वैष्णववाद और शैववाद की बात होती है ना। 83वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट की बात हो रही है। आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं जानता है, जानते ही हैं आप लोग की जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने
दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ठीक है डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, जो आर्यभट्ट जी हैं, अगर शून्य की खोज की बात की जाती है और दशमलव की खोज की बात की जाती है, आज आप लोग अरबों लिखना होता है, 2 करोड़ लिखना था, 5 करोड़ 10 लाख 95,000 लिखना होता है, तो आप कितना तेज़ी से लिख देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके सम्मान में ये छोटा सा एक भेंट था आप लोगों के लिए। 83वां हम लोग का प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? डिविजन्स तो आर्यभट्ट की बात होती है ना। 84वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा? अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? डिविजन्स ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के अगर एकदम एग्जैक्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो औरंगाबाद के इर्द गिर्द के जो है एलोरा और अजंता की कुछ गुफाएं वहाँ पर चिन्हित की गई हैं, पहचानी गई हैं। तो 84वां आपका प्रश्न ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न क्या 84। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 85वें प्रश्न की ओर। अजंता गुफाएं कितनी है डिविजन्स? तो यहाँ पर 29 गुफाएं हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 86वां हम लोग का प्रश्न है, कौन कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी? विक्रमांक की बात होती है, विक्रमादित्य की बात होती है, परम भागवत की बात होती है। तो ये सभी के सभी जो उपाधियां डिविजन्स वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की हुई थी। याद रखिएगा कौन कौन सी, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम धाम, परम भागवत। ठीक है, तीनों में से अगर कोई भी पूछिए आप तो आप उसका जो सही जवाब होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है। 87वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। तो डिविजन चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 88वें प्रश्न को। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था देवगुप्त था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 89वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया हुआ था? चीनी यात्री जो था डिविजन फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 90 हम लोग का प्रश्न और आज के इस सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी डिविजन चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो डिविजन्स ये रहा मिडिल हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 प्रश्न। तो ये जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके साथ ही साथ जो कि इंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो BHU यूनिवर्सिटी की बात हो जाए, चाहे वो AMU की बात हो जाए, चाहे वो DU की बात हो जाए, चाहे वो AU की बात हो जाए, किसी भी, यदि आप महाविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो गया, MG KVP की बात हो गई, तो सभी के सभी महाविद्यालय हो गए, जो भी यूनिवर्सिटी हो गए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रेंस एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही काम करेगा ये। और उसके साथ ही साथ यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो कम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके संपर्क में कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं तो उन पर भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्नों की सीरीज उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस इसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो इतना काम आप लोग जरूर करें। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के लिए, और उसके साथ ही साथ तैयारी करने वाले के लिए बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो। बेसिक जो प्रश्न होते हैं उनमें देखिए सभी बेसिक प्रश्न हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो डियर्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस मैराथन की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो डियर्स, इस चैनल के हेल्प के रूप में इसे शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और डियर्स, जो मैंने नंबर आप लोग को बताया 950 690 257, इससे भी आप लोग फ्री में ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, और भरपूर जो है इस चैनल का सहयोग अपने रूप पाते रहें, और नियमित रूप से, चाहे वो आपके इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो गई, बोर्ड की परीक्षाएं हो गई, और हाई स्कूल की बात होगी, इंटरमीडिएट की बात होगी, उसके अलावा फिर आगे जब BA BCom BA BSc की बात कर रहे हैं, आप BCom की बात कर रहे हैं, उन सभी में, तो ये सभी की सभी जगहों पर आप लोग का हेल्प करने वाला है ये चैनल डिस्टेंस। और उसके साथ ही साथ आप लोग की तैयारी में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो बस आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, इसे शेयर जरूर करना है, ताकि डिजिटल चैनल का एक बड़ा परिवार सामने उभर कर आए। और ये जो बेहतर तरीके से जो इस पर क्लासेस चल रहे हैं, आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो दी जा रही है महत्वपूर्ण रूप से, तो ये भी लोगों तक फैल सके और लोग फ्री एजुकेशन के रूप में इसको आसानी से ग्रहण कर सके। तो वीडियो से इसे शेयर जरूर करिएगा। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।